ओके गाइस, दिस इज़ आवर 6th लेक्चर। 5 लेक्चर इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में जो चीज़ हमने कवर की थी वो इफ़ एल्स की कंडीशन थी, जो कि हमने डिटेल में देखी थी। ठीक है, उसमें जो कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर लगते हैं वो भी हमने लगाए। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एल्स की कंडीशन, एल इफ की कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लूप्स। हम लूप्स के बारे में देखेंगे, लेकिन बिफोर मूविंग टू द लूप्स, असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया था। उसमें अगर कोई सवाल आपको ट्रिकी लगा, डिफ़िकल्ट लगा, या उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप उससे वन बाय वन करके पूछ लें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि फिर उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी देख लें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो जाए तो। विजिबल है स्क्रीन? जी सर। ओके, तो ये था हमारा असाइनमेंट। इसमें जो हमारे टॉपिक्स थे वो थे प्रिंट स्टेटमेंट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, कॉन्केटिनेशन, यूज़र इनपुट्स, इफ़, एल इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, अच्छा मैं वन बाय वन करके क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताइए क्लियर है या इसमें कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन है किसी किस्म की, किसी को? नो सर। Ask तो the क्लियर user है। to enter two number and print their sum. Use input, टाइप कास्टिंग एंड प्रिंट। ठीक है, यूज़र इनपुट से आप इनपुट ले लोगे। टाइप कास्टिंग में मतलब जो आप इनपुट ले रहे हो वो स्ट्रिंग में आएगा, आप उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, और देन जो भी आप सम करवा रहे हो उसको प्रिंट करवा के शो करवा दो। इसमें कोई मसला है किसी को? एनीवन? नो सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन था, टेक लेंथ एंड विड्थ एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। फार्मूला आपको दिया हुआ है, आपने लेंथ की वैल्यू यूज़र से इनपुट लेनी थी, विड्थ की वैल्यू यूज़र से इनपुट लेनी थी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था। इसमें भी आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती, क्योंकि जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको फ्लोट रखें या इंटीजर, या मेरे हिसाब से तो इसमें फ्लोट आनी चाहिए थी, क्योंकि विड्थ हमेशा डेसिमल पॉइंट के साथ ही कुछ ना कुछ आ रही होती है। लेंथ फॉर एग्जाम्पल 49.44, विड्थ आ जाए 23.36, इस तरीके से भी वैल्यूज आ सकती हैं, तो आप इसको फ्लोट में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन एंड ऑड चेक करने में किसी को कोई मसला? जो नो भी सर। चीज़ 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर आपका ज़ीरो आए, वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। और कोई भी चीज़ 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर उसका ज़ीरो नहीं आए तो वो आपका ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया वो इवन है, और जिसका रिमाइंडर कोई वैल्यू आ गई एक्सेप्ट ज़ीरो तो वो ऑड कहलाता है। ठीक है, इसमें मॉड्यूलस का साइन यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, जैसे डिवाइड का साइन लगते हैं इसी तरह मॉड्यूलस का साइन यूज़ करते हैं इसमें, ताकि वो हमें एक रिमाइंडर की फॉर्म में आउटपुट दे सके। ठीक है, इसी तरह सिंपल कैलकुलेटर है, ये भी बहुत आसान था। दो नंबर आपने यूज़र से इनपुट लेने और तीसरी वैल्यू, इन चारों ऑपरेटर में से कोई एक ऑपरेटर आपने यूज़र से इनपुट लेना है। वो अगर प्लस देगा तो आप एडिशन कर देंगे, वो माइनस देगा तो आप माइनस वाला कैलकुलेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई देगा तो मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन कर देगा, डिवाइड देगा तो डिवाइड वाली कैलकुलेशन कर देंगे उन दो नंबर के बीच में। ये भी क्लियर है? क्लियर है सर। और भी लोग बोल रहे हैं, खाली एक ही स्टूडेंट बोला जा रहा है? जी सर। अगर किसी को इशू है तो वो बता दो। अच्छा, वोटर एलिजिबिलिटी, ये भी आसान है, इसमें एज के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगानी है। लॉगिन, ये भी आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। कंपेयर टू नंबर, जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है छोटा है, आप इफ एल्स लगा के कर सकते हैं। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम बनाना था, यूजर्स इनपुट लेना था, जो नंबर आएगा उस हिसाब से आप रिजल्ट शो कर दोगे कि ए ग्रेड बना है, बी ग्रेड बना है, सी ग्रेड बना है, फेल हुआ है। टेम्परेचर में अगर 20 टू 40 के दरमियान है तो नॉर्मल है, अबव 40 है या बिलो 40 है तो वो टू कोल्ड है। ठीक है, सवाल पढ़ के आप इसमें समझ सकते हैं सवाल क्या कह रहा है। इसी तरह बूलियन प्रैक्टिस में हम ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म होती है, दो वेरिएबल है ट्रू एंड फॉल्स में। एज आपने ले ली 22, राइट अ कंडीशन टू चेक इफ एज इज अबव 18 एंड हैज़ आइदर आईडी कार्ड और पासवर्ड, प्रिंट अलाउ टू ट्रैवल, एल्स प्रिंट नॉट अलाउ। इसका मतलब यह है कि यूज़र की एज अबव 18 होनी चाहिए, तो इसमें अबव 18 ही है। इसमें लिखा है हैज़ आइदर, आइदर का मतलब है या तो
आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो ये हमारा क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी की वैल्यू ट्रू है, पासपोर्ट की वैल्यू फॉल्स है। तो इस कंडीशन में भी ये ट्रू कहलाएगा क्योंकि आईडी कार्ड ट्रू है, क्योंकि आइदर का वर्ड यूज हुआ। ठीक है। प्रिंट वैल्यू ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी को। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये आप लोग मुझे बता दें इसका क्या आउटपुट आएगा। कौन सा कह रहे हैं जुबैर आप? वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन। सर एरर आएगा। जी, इसमें एरर आएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें एरर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम, ये भी आसान है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कोड ऑफ यूज़र इंटर 10 एंड 3, बताएं भाई। यूज़र अगर इसमें इंटर करता है 10 और इसमें इंटर करता है 3 और फिर यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? सर एरर आएगा इसमें भी। एरर आएगा। वो क्यों आएगा एरर? सर वो इसलिए आएगा ना क्योंकि स्ट्रिंग पे ऑपरेशन कर रहा है डिवाइड की, तो वहां पे तो नहीं लगेगा ना। करेक्ट। हाँ अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलियन वैल्यू इन पाइथन, इन चारों में से कौन सी बुलियन है? सर ये जो कैपिटल टी से लिखा हुआ है ट्रू। ऑप्शन बताते हैं ए बी सी डी। सर ए जो है करेक्ट। अच्छा, चौथे में हमें यूज करना था इफ वैल्यू। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इसमें मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें बेसिकली करना क्या था, इसमें आपने यूज़र से इनपुट लेना था, ठीक है, और आपने चेक करना था वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, आपने उसके हिसाब से उसका आउटपुट बताना था। अब आप इसमें लगा सकते थे वैल्यू के वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगी, स्मॉलर देन ज़ीरो होगी तो नेगेटिव कंसीडर होगी, और इक्वल टू ज़ीरो होगी तो ज़ीरो कंसीडर होगी। ये सिंपल सा था, इसमें कोई ऐसी ट्रिकी वाली चीज़ नहीं थी। बस सवाल को अंडरस्टैंड करते तो ईजिली समझ में आ जाता है। इसमें समझ में आ गया आपको जो मैंने अभी बताई लॉजिक? यस सर क्लियर है। ठीक है। यस सर। लॉजिकल ऑपरेटर में लगाना राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर फ्रॉम द यूजर, इफ बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 10 प्रिंट बोथ आर बिग, अदरवाइज। पिछले वाला गया, जी, क्या कह रहे हैं? पिछले वाला गया जो नेगेटिव वाला जो गया जो आपका एक सेकंड में मॉड्यूलस वाली टेक्निक इस सवाल की बात कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव की। जी सर पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। जी जी बोलें। सर जो अगर जीरो से छोटा होगा जी, तो वो पॉजिटिव भी तो हो सकता है। जीरो से तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे होगा? हाँ वैसे अगर इंटीजर है तो फिर तो नहीं है जीरो से छोटा। तो यहाँ तो नंबर पे ही काम हो रहा है ना। राइट अ प्रोग्राम डेट चेक्स ठीक है इफ अ नंबर, नंबर हमारा सर मेरी ना भी कंसिडर होता है। ठीक है आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं सर एक मेरी चीज गुजरी थी नजरों से, जी, तो वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था सर। नेगेटिव के लिए ना सर वो मॉडुलस का कुछ उसको यूज करते हैं मॉडुलस को, तो वो वाली जो इंस्ट्रक्शन थी ना जी सर मॉड्यूलस वो बेसिकली मॉड्यूल कहते हैं उसको, मॉडल कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं उसको। वो बेसिकली रिमाइंडर निकालता है, वो हम इवन और जी सर वो नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मिक्स कर गया, सॉरी सर माय बैड, मेरी गलती है, मैं मिक्स कर गया। नेगेटिव इवन और ऑड नंबर में हम मॉड्यूल यूज करते हैं, परसेंटेज का साइन होता है बेसिकली वो। नेगेटिव में तो आप ठीक है बिल्कुल ठीक सिंपल है लगाएंगे, बिलो जीरो तो नेगेटिव है, अगर जीरो के बराबर है ठीक तो है जीरो है, अगर अबव जीरो है तो वो पॉजिटिव है। सिंपल कंडीशन है इसकी। अभी ये हम बेसिक लेवल ठीक है पे, सर ऐसा नहीं बिल्कुल कि मैं कोई फंक्शन बेस बोल रहा हूँ कि फंक्शन से बताएं आप ये नंबर वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है। अभी तो हम सिंपल कंडीशन यूज कर रहे हैं क्योंकि हम सब बिगनर लेवल पे हैं अभी, सही ना। तो हम कोई ऐसी ट्रिकी लॉजिक पे नहीं जाएंगे जो कि हमें भी कंफ्यूज करते। अभी हम सिंपल लॉजिक बना सकते हैं, भाई कौन सी चीज़ पॉजिटिव है जनरल सिनेरियो में, उसके हिसाब से कंडीशन बना दी, जो नेगेटिव है उसके हिसाब से कंडीशन बना दी, और जो जीरो है उसके हिसाब से कंडीशन बना दी हमने इसमें। अच्छा, उसके बाद 18 सवाल था, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रिंट x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8, इफ x इक्वल टू y प्रिंट इक्वल, एल्स प्रिंट नॉट इक्वल। इसका आंसर क्या आएगा?
इक्वल। करेक्ट। अच्छा, कंबाइनिंग कंडीशन है, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक इफ यूजर एज इज बिटवीन 18 एंड 60। यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है 18 भी उसमें इंक्लूड हो और 60 भी उसमें इंक्लूड हो। ठीक है, इफ यस प्रिंट यू आर एन एडल्ट, अदरवाइज प्रिंट नॉट इन एडल्ट एज रेंज। इसमें आप कंडीशन लगाते हैं इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड एज स्मॉलर देन इक्वल टू 60, फिर आप उसमें लिख देते यस यू आर एन एडल्ट, अदरवाइज एल्स की कंडीशन बनती जो कि बताती थी नॉट इन एडल्ट एज रेंज। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, मिनी प्रोजेक्ट स्टाइल, क्रिएट अ स्मॉल प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर अ यूजर नेम एंड पासवर्ड, इफ यूजर इज एडमिन एंड पासवर्ड इज 1234, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुली, अदरवाइज प्रिंट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। इसमें कोई मसला किसी किस्म का? अच्छा, नो मुझे सर। मुझे एक चीज बताएं, इस सवाल में पासवर्ड में ये वैल्यू है, इसकी डेटा टाइप क्या है? सर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो आप लोग भी जो लेंगे यूजर इनपुट, तो उसको किसी डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सर वो डिफॉल्ट ही लेंगे जो ऑलरेडी डिफॉल्ट लेकिन में जब है। आप उसकी कंडीशन बनाएंगे स्ट्रिंग में, तो आप पूरा डबल कोटेशन के अंदर 1 2 3 4 लिखें, लाइक इफ यूजर नेम इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड डबल इक्वल टू कोटेशन मार्क, उसके अंदर 1 2 3 4 लिखेंगे, तो वो पूरे स्ट्रिंग कैरेक्टर को मैच करेगा कि पूरा स्ट्रिंग मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू मत लगा देगा। ठीक है, ये था हमारा असाइनमेंट, और ये जिन्होंने पहले भी मेरी क्लासेस ली हैं वो भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि ये असाइनमेंट मैंने उनको भी नहीं दिया था। इसमें मैंने कुछ ट्रिकी सवाल भी डाले हैं, कुछ बिगिनर लेवल जो फर्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से चीज़ें कवर होनी चाहिए वो मैंने मेजोरिटी तौर पे कवर करी है। सवाल तो मैं जितने चाहूँ बना सकता हूँ, लेकिन एक लिमिटेड हम रख रहे हैं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, वरना एक साथ इतने सारे सवाल सॉल्व करके आप लोग बोलेंगे सर नहीं करनी प्रोग्रामिंग। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बेस्ड भी थे कि बस आप बता दो इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स है नहीं है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है गाइस, यस सर। अब हम आ जाते हैं वापसी अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, हम लूप्स पढ़ रहे हैं। लूप्स हमारे पास पाइथन लैंग्वेज में दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। ठीक है, अभी हम जो कंसीडर कर रहे हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप लिख देता हूं। फॉर लूप, फॉर लूप होता क्या है? ठीक है, पहले तो ये समझते हैं लूप है क्या। लूप लूप बेसिकली एक प्रोसेस को कहते हैं जो कि अपने आप को रिपीट करता है। क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, जो मैंने उसको दी हुई होती है लिमिट, कि भाई इतनी लिमिट तक तुमने अपने आप को रिपीट करना है और कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करते रहना है। ठीक है, तो वो अपने आप को रिपीट करता रहता है और उसके हिसाब से जो जिस हिसाब का हम लूप लगाएंगे उस हिसाब से वो वर्किंग करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ इसमें। ठीक है, मैं लिखूंगा सैयद शकीब इमरान। अब मैं चाह रहा हूँ ये सैयद शकीब इमरान ना 10 बार आए। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सिर्फ सिंगल बार, एक ही बार आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सैयद शकीब इमरान। देख रहे हैं आप लोग? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यार ये 10 बार आए, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं 10 बार। ठीक है, मैंने 10 बार प्रिंट कर दिया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखें 10 बार मेरे पास आउटपुट में आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। अब अगर मैं इस तरीके से कोड लिखता हूं तो ये अनप्रोफेशनल, मेमोरी बहुत घेरेगा, क्योंकि हर लाइन अपनी एक मेमोरी गिर रही है ना। सिस्टम आएगा, इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, और ये फिक्स है, हार्ड कोडेड है। जब भी प्रोग्राम चलेगा उसको इसको लाजमी हिट करना है और लाजमी एग्जीक्यूट करना है। तो ये मेमोरी भी घेरता है, स्पीड भी घेरता है। तो ये एक बेस्ट वे नहीं है। ये तो 10 है ना, 10 तो हम अपनी फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, तो हम इजीली हमने कर लिया। अगर रिक्वायरमेंट आ जाए भाई 1000 बार लिखो, 1 लाख बार प्रिंट करो अपना नाम। ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं ये टास्क कि आप अपना नाम 1 लाख बार प्रिंट करें, तो आपको पूरा हफ्ता लग जाएगा 1 लाख बार प्रिंट करने में, वो भी अगर आप कंटिन्यू बैठे रहे।
समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर दे 1 लाख, आप समझते हैं ना कितनी वैल्यू होती है, तो आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन बहुत टाइम लगाएगा और गलती के भी बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है लूप का कॉन्सेप्ट, कि अगर हम चाह रहे हैं यार इस चीज़ को हम रिपीट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स लिखें, या इस प्रोग्राम को या इस लाइंस ऑफ कोड को हम मल्टीपल टाइम रिपीट करवाएं, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली रिपीट करता रहे ताकि वो एग्जीक्यूट होता रहे बार बार जब तक मैं चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमारे पास लूपिंग का कॉन्सेप्ट आया है, सही है। उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो यही काम जो मैंने अभी मैनुअली करा है 10 बार प्रिंट करके, वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं लिखता था फॉर आई इन रेंज, मैं लिख देता 10, मुझे 10 बार चाहिए तो मैंने लिख दिया 10, और यहाँ आके मैं लिख देता प्रिंट सैयद शकीब इमरान, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखें यही सिर्फ 2 लाइन लिखी है मैंने, सिर्फ 2 लाइन, और इसने मुझे 10 बार आउटपुट दे दिए। गाइस आप लोगों को आवाज सही आ रही है, कट हो रही है आप लोगों के पास आवाज? हो रही है कट थोड़ी बहुत, ये सर कट हो रही है थोड़ी बहुत। कट हो रही है, चले कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। अभी हो सकता है नेट का सिग्नल इशू कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक सिंपल तरीका था जिससे हम किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट करवा सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रीन हट गई है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी सही गाइस? जी सर सही आ रही है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। सर आपकी आवाज काट रही है। नेट का इशू होगा आपकी तरफ या मेरी तरफ, दोनों में से कहीं ना कहीं नेट का इशू होगा। रिकॉर्डिंग देख लिएगा प्रॉपर तरीके से, आपको उसमें आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर आई इन रेंज, अब इसका सिंटेक्स क्या है? फॉर लूप हमेशा स्टार्ट होता है फॉर के कीवर्ड से। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया था पाइथन का हर डिफॉल्ट कीवर्ड जो है वो लोअर केस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ फॉर भी लोअर केस में, इन भी लोअर केस में, रेंज भी लोअर केस में, ठीक है। रेंज एक पाइथन का फंक्शन है, ठीक है, फॉर लूप में हम यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का पर्पस ये कि जैसे रेंज नाम से ही ज़ाहिर है, रेंज मतलब हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं पूछते हैं भाई आपकी रेंज कितनी है, उस हिसाब से फिर हम शॉपिंग करते हैं। या कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं हमें एक रेंज पता होता है, यार हमें इतनी रेंज है इसमें काम करना है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी लूप में हम एक रेंज देते हैं कि हमें कोई भी काम कितनी बार रिपीट करवाना है, उसकी एक रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 बार करना है तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया, मुझे 100 बार करना है तो मैं यहाँ 100 लिख दूंगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ 100 बार आप देखेंगे आउटपुट में 100 बार इमरान है। 1000 बार करना है, एक और जीरो लगाया, 1000 बार देगा ये आउटपुट, ये आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। इसी तरह 10,000 बार एक और जीरो और लगा दिया, एग्जीक्यूट करा तो यहाँ 10,000 बार देखें, विद इन सेकेंड्स आपको 10,000 का आउटपुट आ गया। अगर आप ये लिखने बैठते तो आपको कितना टाइम लगता? और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं 1 लाख बार आपका आउटपुट आए, इस कोड को रिपीट करें 1 लाख बार, तो आपको देखें 1 लाख बार आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने 4 कुछ सेकंड में आपको पूरा 1 लाख बार प्रिंट करके दे दिया आपका आउटपुट। ये देख रहे हैं, ये 1 लाख बार प्रिंट हुआ होगा। तो ये फायदा होता है हमें लूपिंग का। लूपिंग में हम रेंज दे सकते हैं हमें कितनी बार कोई चीज रिपीट करवानी है। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? जी सर। इसको नंबर के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी सैयद शकीब इमरान से पहले उसका नंबर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ लॉजिक्स होती हैं, वो लॉजिक्स आप लगा सकते हैं तो वो बिल्कुल नंबर के साथ प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, एक और चीज़ होती है, अभी से मैं उसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। आपने तकरीबन जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें आप इंडेक्स वैल्यू ज़रूर पढ़ेंगे। इंडेक्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होती है 0 से, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स विद 0, ठीक है, एंड सो ऑन।
मतलब जीरो से स्टार्ट होती है, उसकी हमेशा की स्टार्टिंग वैल्यू जीरो है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं उसको फोर्सफुली कहीं और से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है वो होती है जीरो से। ठीक है, तो लूप में भी जो मैं रेंज में वैल्यू दे रहा हूँ उसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा होगी जीरो बाय डिफॉल्ट, पहले से प्री डिफाइन है मतलब ये। अब अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, इसका मतलब होगा 0 से 9 तक जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि 0 को भी एक काउंटिंग में लाएं आप। 0 1 2, अगर आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप 9 तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे टोटल ये 10 वैल्यूज 10 टाइम आ रहा है, अगर आप 0 भी इंक्लूड करें। ठीक है, अगर आप 0 एक्सक्लूड कर देंगे तो 9 बार आएगा। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, और यहाँ पे हमेशा हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें 10 बार करना है, 1,00,000 बार करना है, 10,000 बार करना है या 5 बार करना है, जितनी बार भी मैं करूँगा उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अब जिस तरह भाई ने सवाल करा कि सर इससे नंबर आ सकता है, न्यूमेरिक वैल्यूज, यस बिल्कुल आ सकता है। मैं आपको न्यूमेरिक वैल्यूज भी प्रिंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट हुई होगी। मैं यहाँ कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई। ठीक है, ये जो आई है ये वेरिएबल है। ये आई क्या है? एक वेरिएबल है, आइटरेटेबल कहते हैं इसको, अपने आप को रिपीट करता रहता है। ये अपने आप को रिपीट करता रहता है। किस वैल्यू से रिपीट करता रहता है, किस पर्पस के लिए रिपीट करता रहता है? अब मैंने यहाँ दिया रेंज 10। अब फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा ये रेंज देखेगा, रेंज के हिसाब से पहली वैल्यू डिफाइन कर देगा 0, तो आई की जो वैल्यू होगी फर्स्ट टाइम बन जाएगी 0। यहाँ आके प्रिंट करेगा सैयद शकीब इमरान और आई की जगह 0 लिख देगा। ठीक है, अब लूप खत्म हो गया तो वापसी इसी लाइन पे जाएगा। अब देखेगा 0 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, रेंज देखेगा कि 0 के बाद जो वैल्यू आ रही है मेरी रेंज के अंदर है या आउट ऑफ द रेंज हो रही है, तो 1 10 रेंज के अंदर आता है। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू कर देगा 1। अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो आई की वैल्यू मेरे पास आएगी 1। आउटपुट देखें आप इसका, पहले ये देखें स्टार्टिंग हुई इसकी, फर्स्ट आई की वैल्यू आई थी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9, ये 9 तक गया है, जबकि हमने रेंज क्या दिया इसको 10 की। तो 10 तक सर फिर उसका ये भी तो कर सकते हैं ना कि i + 1 को प्रिंट कर रहा है, i में 1 आई आपका i प्लस वो फिर 1 2। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, i प्लस 1 का ही काम कर रहे हैं। हाँ मतलब i + 1 कर दें तो प्रिंट में वही नजर आएगा 1 2 3 4 5 बिल्कुल 6 ऐसा ही है, लेकिन ये पाइथन बाय डिफॉल्ट खुद से हैंडल कर रहा है। अगर दूसरी लैंग्वेज होती है C# और जावा में होती तो हमें वहां पे खुद से डिफाइन करना पड़ता i में +1 करो, सही है। लेकिन पाइथन ये खुद से ही डिफाइन करा हुआ, उसने प्री डिफाइन है कि जो भी हम यहाँ वेरिएबल देंगे उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 होती रहेगी। हर लूप में एक आइट्रेशन के बाद उसमें +1 होता रहेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो अभी जो आपका आउटपुट आया है वो आया है 0 से लेकर 9 तक। अगर आप इनको काउंट करें, कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आउटपुट आपके पास टोटल 10 ही आया है क्योंकि आपने इसकी लिमिट लगाई थी 10 की, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट हुई थी, तो वो 0 से 9 तक गया। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को गाइस? सर स्टार्ट अगर 1 से करना हो तो स्टार्ट अगर आपको करना पड़ेगा है तो रेंज में आपको पहले डिफाइन करने के स्टार्टिंग वैल्यू, फिर आप लगाएंगे कॉमा और फिर आप लगाएंगे इसकी एंडिंग वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपकी डिफाइन कर रही है स्टार्टिंग इंडेक्स, सेकंड वैल्यू आपकी डिफाइन कर रही है स्टॉपिंग वैल्यू, मतलब 10 पे स्टॉप करते हैं, मतलब एंडिंग वैल्यू हमेशा n-1 की तरह चलती है। अगर मैंने यहाँ 10 लिखा है तो वो जाएगा 9 तक, अगर मैं 11 लिखूंगा तो जाएगा वो 10 तक। ठीक है, जो स्टॉपिंग वैल्यू है ना आपकी वो n-1 की, तो आपको हमेशा एक बढ़ा के लिखनी है। अगर आपको चाहिए आउटपुट 1 से लेके 10 तक का तो आप लिखेंगे 1 से 11 ताकि वो 10 तक जाए। अब देखें मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये अगर आप आउटपुट देखें 10 आ रहा है आपके पास आउटपुट में और स्टार्टिंग वैल्यू भी 1 आ रही है। 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक गया, लेकिन मैंने इसकी रेंज क्या दी थी 1 से 11, तो एंडिंग वैल्यू जो है वो हमेशा एक बढ़ा के देते हैं हम ताकि वो प्रॉपर उसी रेंज तक जाए जितनी हम चाह रहे हैं। अगर मैं 10 वैल्यू आउटपुट में चाह रहा हूँ
तो मैं यहाँ 11 दूंगा। ठीक है, किस किस सिनेरियो में दूंगा? अगर मैं उसकी स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन कर दूं तब। ठीक है, लेकिन अगर मुझे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देनी तो मुझे डायरेक्ट उतनी वैल्यू देनी है जितनी चाहिए मुझे। 10 चाहिए तो 10 लिखूंगा, 100 चाहिए तो 100 लिखूंगा, 1000 चाहिए तो 1000 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो 0 से 999 तक जाएगा तो वो टोटल 1000 वैल्यूज ही बन जाएंगी। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ नहीं भाई 0 से स्टार्ट नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना, तो अब इसमें इंक्रीमेंट बाय 1 करूंगा मैं। समझ रहे हैं? क्लियर है गाइस? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। अब इसका आउटपुट हमारे पास 1 से लेकर 10 तक आ गया। अच्छा, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अब आपने लूपिंग चल किस तरीके से। ये एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो लूप रिपीट करता है, उसमें हम रेंज का फंक्शन यूज करता है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे एक टेबल प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं खुद से ही हार्ड कोडेड टेबल प्रिंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले प्रिंट किस तरीके से करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन लगाया मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ 2 का टेबल प्रिंट करना। सही है, तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स में जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो किस तरीके से 2 1 जा 2 लिखा, एक्स का साइन लगाया। अब इसके साथ वैल्यू आनी है कौन सी? हर बार में वो वैल्यू चेंज होती रहेगी। पहले 1 आएगा, दूसरी बार में 2 आएगा, तीसरी बार में 3 आएगा, चौथी बार में 4 आएगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है हमारे लूप में जो कि हर बारी में चेंज होगी गाइस? आई 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 वेरिएबल है तो हम इसको ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे आई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आती रहेगी। स्टार्टिंग 1 है तो सबसे पहले 2 1 जा 2 हो जाएगा। इक्वल टू लगाया, इक्वल टू के बाद मुझे कैलकुलेशन करानी है, मतलब 2 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो कि मेरे पास आउटपुट लेके आएगी। जैसे 2 1 जा 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बनेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बनेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगा रहा हूँ और जो किससे मल्टीप्लाई करना, किसका टेबल है 2 का, तो 2 लिखा, फिर लगाया मल्टीप्लाई का साइन, फिर कौन सी वैल्यू जो हर बार चेंज कर रही है अपने आपको? आई। यहाँ लगा दी मैंने आई। अब इसका आउटपुट देखें आप, ये देखें 2 का टेबल आपके पास प्रिंट हो गया। देख रहे हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20 तक। ये आपका एक फॉर्मेट बन गया जिसमें आप अपना टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं भाई मुझे 9 का टेबल चाहिए तो मुझे यहाँ क्या करना होगा? सर 9 लिखेंगे आप। अब 9 को कहाँ लिखूंगा? 2 की जगह F 9 को पुट कर देंगे। 2 की जगह पर करेक्ट, 2 की जगह 9 लिख दूंगा। अब ये 9 का प्रिंट करेगा, वहां भी 9 कर दिया, यहाँ भी 9 कर दिया। अब ये 9 का टेबल प्रिंट कर देगा। ये देखें, देख रहे हैं कितना सिंपल और इजी वे है। बस आपको पता हो कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, हमारा आइटरेटेबल, ताकि हर बार वो वैल्यू चेंज करते रहे। और जिससे मल्टीप्लाई करना है टेबल है वो लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, और आई में हर बार वैल्यू वही आएगी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 2 को 1 से करें तो 1 ही आएगा, यहाँ पे आई में वो वैल्यू आती रहेगी। करेक्ट? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अगर मैं आपको बोलूं भाई यूजर से इनपुट लो, जो वो टेबल बोले वो प्रिंट करके बताओ, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? सर ये जो 2 है 9 है, इसकी जगह n ले लें या कोई भी नंबर ले लें जो यूजर से हम ले लेंगे, वो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना है। फॉर एग्जाम्पल टेबल इक्वल टू इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इनपुट इंटर टेबल। यूजर जो भी टेबल नंबर इंटर करेगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो जहां जहां मैंने टेबल 9 लिखा हुआ है वहां मैं वेरिएबल पास कर दूंगा टेबल वाला। तो अब जो भी एक स्टैंडर्ड बन गया, डायनामिक बन गया, अब ये कोई सी भी वैल्यू दे दे उसका टेबल ये प्रिंट कर देगा। पहले मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 का, तो देखें 5 का टेबल आ गया मेरे पास। ठीक है, दोबारा चलाया मैंने। अब मैं यहाँ दे देता हूँ 99 का, तो मेरे पास 99 का टेबल आ गया। अब मैं यहाँ दे देता हूँ 17 का टेबल, तो अब देखें 17 का टेबल आ गया पूरा। देख रहे हैं आप लोग? अब यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है वो उस स्पेसिफिक पोजीशन पे मैंने पास कर दी ताकि वो उसी टेबल की वैल्यू को यूज करते हुए मल्टीप्लाई करे और आउटपुट में मुझे शो करे।
यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो सवाल कर लें। गाइस नो सर। सब क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये था एक रेंज के साथ सिंपल फॉर्मूला फॉर लूप का। फॉर लगता है, अच्छा ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे दें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जिस तरह हम वेरिएबल का नाम देते हैं, आप यहाँ आई की जगह कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आप चाहे अपना नाम दे दें, चाहे कोई किसी भी नाम का वेरिएबल दे दें जो वेरिएबल के स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल करते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ टी नेम, मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी टेबल नेम, बल्कि वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पे आ गया तो जहाँ जहाँ आई है तो वहाँ का मुझे वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आई खत्म हो गया तो यहाँ एरर देगा ये वैल्यू वैल्यू। अब यहाँ वैल्यू में वो वैल्यू आती रहेगी जो आई में आ रही थी। अभी भी देखें टेबल वैसे ही चल रहा है पूरा, देख रहे हैं आप लोग। तो ये फिक्स नहीं है कि खाली यहाँ पे आई देंगे हम, ये शॉर्ट फॉर्म हम लूप में ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए आई जे के इस टाइप के सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है गाइस? जी सर। ओके सर। अच्छा, अब दूसरा सर सिनेरियो अब रेंज का दूसरा सिनेरियो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वेरिएबल है नेम इक्वल टू सैयद शकीब इमरान, ठीक है। अब मुझे लूप लगाना है नेम के वेरिएबल पे। वही नेम में जितने कैरेक्टर हैं वो सब के सब मुझे प्रिंट करके दे लूप में, ठीक है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉर कैरेक्टर इन नेम। अब देखें यहाँ पे मैंने रेंज का फंक्शन नहीं लगाया, मैंने लगा फॉर, और ये मैंने वेरिएबल का नाम दिया जो मैं चाह रहा हूँ अपने असाइन करना, तो मैंने कैरेक्टर के नाम से असाइन कर लिया, सही है। इन किस पे लगाना है लूप, ये बता दिया मैंने, नेम के वेरिएबल पे लगाओ। मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं नेम के वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल इसमें, वो उस पे लूप लगा दिया मैंने। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट कैरेक्टर। तो ये अब क्या करेगा, लूप कैसे चलेगा, पहले इसको टोटल काउंट करेगा, इसमें टोटल कैरेक्टर कितना है, उस हिसाब से उसकी इस लूप की ऑटोमेटिकली लेंथ डिफाइन कर देगा कि इसने चलना कितनी बार है, सही है। उसके बाद इंडेक्स वैल्यू, स्ट्रिंग में इंडेक्स वैल्यूज होती हैं। इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, उसके बाद वाले y की वैल्यू होगी 1, इसकी होगी 2, इसकी होगी 3, ये जो स्पेस है इसकी भी वैल्यू होगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो टोटल इसमें जो इंडेक्स की वैल्यू है 17 तक है। तो मतलब ये 17 बार लूप चलेगा और हर बारी में इंक्रीमेंट बाय 1 होता रहेगा कैरेक्टर में। फॉर एग्जांपल पहले s प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा चलेगा, देखेगा s के बाद कोई वैल्यू है y, तो कैरेक्टर की नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी y, तो y प्रिंट कर देगा। फिर देखेगा y के बाद कोई वैल्यू है, यस e है, तो फिर e प्रिंट कर देगा। फिर देखेगा e के बाद कोई वैल्यू है d, तो d प्रिंट कर देगा। फिर देखेगा d के बाद कोई वैल्यू है स्पेस, तो स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद देखेगा कोई और वैल्यू है, अनटिल अनलेस यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर n प्रिंट करने के बाद जब दोबारा चेक करेगा n के बाद कोई वैल्यू है, तो n के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरा लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इसका आउटपुट देखें, ये देखें किस तरीके से आया। पहले आया सैयद, s आया, y आया, e आया, d आया, स्पेस आया, फिर शकीब आया, फिर स्पेस आया, फिर इमरान आया। देख रहे हैं आप लोग? जी सर। यस सर। इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है, बहुत मुश्किल लग रही है? नो सर। ये आप किसी भी चीज पे लगा दो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, अब जिस तरह आउटपुट आ रहा है आपका लाइन बाय लाइन आ रहा है, सही है। सर ये कैरेक्टर की वजह से हो रहा है, जो आपने लिखा है CHAR। ये कैरेक्टर की वजह से नहीं हो रही, ये तो मेरा वेरिएबल है। लूप चलता है इंडेक्स वैल्यू पे। किस पे चलता है? इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू। तो स्ट्रिंग में इंडेक्स वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लूप हटा दूं, मैं यहाँ लिखूं प्रिंट नेम, इंडेक्स वैल्यू हम लिखते हैं स्क्वायर के अंदर, सही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मैं अगर लिख दूं इंडेक्स वैल्यू 0, मुझे प्रिंट करो क्या चीज़, नेम के वेरिएबल में जो इंडेक्स वैल्यू 0 पे चीज़ मौजूद है वो मुझे प्रिंट कर दो। तो ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, ये देखें, एस दे रहा है। जी सर।
अब मैंने आपको बताया इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो ये पूरा नाम है, तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसकी हमेशा इंडेक्स वैल्यू होगी 0। अगर मैं बोलूँ मुझे ये आउटपुट में चाहिए ये वाला S, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू मुझे ज़रा आप लोग कैलकुलेट करके बताएं क्या बन रही है। 5 4 तरीके से 0 5 1 2 3 4 बनेगी। स्पेस और 4, और ये वाला जो वेरिएबल है वो 5 5 पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक ठीक है, तो अब ये वाला S प्रिंट करके देगा आपको। आपने और कंफर्म करना है कि इसने ये वाला करा है ये वाला, तो आप उसकी बराबर वाली वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल 6 दे दें, तो आपको पता चल जाएगा कि 6 पोजीशन में H है या Y है। तो आपको यहाँ पे आउटपुट में देखें H दिख रहा है, सही है। जी सर। तो हमारा लूप भी इसी तरीके से चल रहा है, करेक्टर में पहला इंडेक्स वैल्यू उठा रहा है, तो नेम में जो वैल्यूज है उसकी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कौन सी है गाइस, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है S, तो उसने आपको आउटपुट में पहले S दिखाया, ठीक है, फिर करेक्टर में +1 हो गया, अब 0 की जगह इंडेक्स वैल्यू हो गई 1, तो अब वो देख रहा है 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू Y, फिर जब वो Y प्रिंट करके आएगा इंडेक्स वैल्यू फिर +1 हो जाएगा, तो इस टाइम हो जाएगी इंडेक्स वैल्यू 2, तो अब देखेगा नेम में इंडेक्स वैल्यू 2 पे क्या वैल्यू है, तो आपको इस तरीके से वो सारी वैल्यूज लेके आके प्रिंट करके दिखा रहा है। क्लियर है। यस सर। मैं इस पर डिबगर लगाता हूँ, इसको जरा देखें किस तरीके से चल रहा है, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, अब देखें वो पहले इस लाइन पे आया, सिर्फ आपने किस लाइन पे फोकस करना है, जो ब्लू हाईलाइट हो रही है। अच्छा देखें, मैं कैरेक्टर पे होवर कर रहा हूं तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, या नहीं दे रहा आपको, चलो ये देखें कैरेक्टर में इसमें कौन सी वैल्यू उठाई पहली गाइस, S0 S उठाया, एस उठाया, प्रिंट क्या करेगा ये एस करेगा, सही है। प्रिंट करके एस, तो दोबारा लूप पे आया, दोबारा लूप पे अब चेक करेगा कैरेक्टर की दूसरी वैल्यू क्या बन रही है। अच्छा ये मत समझिएगा ये एस उठा रहा है, वाई उठा रहा है, ई उठा रहा है, डी उठा रहा है, ये बेसिकली इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से चल रहा है। कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू चेंज हो रही होगी, वो इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू गेट करके कैरेक्टर की वैल्यू बना रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये इस तरीके चलता रहेगा अंटिल, अब देखें स्पेस आ गए, ये देख रहे कैरेक्टर में स्पेस आ गए, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा चल रहा है। क्लियर है गाइस। जी सर। अच्छा यही आउटपुट अगर मैं दूसरी इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से लेना चाहूं, मतलब मैं चाह रहा हूं लूप ऐसा लगाऊं जो कि इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से चले, तो फिर क्या होगा, तो सर फिर इस तरह फिर पहले मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी पड़ेगी, जितनी लेंथ होगी वो रेंज में दे दूंगा, फिर उसमें नेम के वेरिएबल में इंडेक्स वैल्यू पास करूंगा, किस तरीके से वो भी दिखा देता हूँ। मैं वही लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ नीचे, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज में मुझे बताना है एक्चुअल कितनी लेंथ है उसकी, जिस हिसाब से वो चलेगा। तो हमारे पास एक लेंथ का फॉर्मूला है पाइथन में, हम लिख देंगे नेम डॉट लेंथ। ठीक है, मतलब हम लिख रहे हैं लेंथ, len लेंथ का फंक्शन कॉल करा और उसमें अपना वेरिएबल पास कर दिया जिसकी लेंथ मुझे मालूम करनी है। तो लेंथ में हमेशा इंडेक्स वैल्यू आएगी, वो इसको टोटल करके बता देगा कि कितने इंडेक्स तक की वैल्यूज हैं इसमें। ठीक है, तो ये उतनी ही लेंथ बार चलाएगा और आपको आउटपुट दे देगा। और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट में आई पास कर देंगे, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ रही होगी आपकी बार बार। ये देखें आपके पास आउटपुट आ गया पूरा वही सेम जो पहले आ रहा था। सैयद शकीब इमरान, सिर्फ तरीकेकार बदला है, उसमें मैं डायरेक्ट चल रहा था अल्फाबेट्स के हिसाब से, लेकिन वो चल भी रहा था इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से। तो आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताने का मकसद ये कि जिस तरीके से ये लूप चल रहा है ना, ये लूप भी उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन ये आपको इंडेक्स वैल्यू नहीं दिखाएगा, ये आपको उसका कैरेक्टर दिखाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस वैल्यू के साथ आपको आई भी प्रिंट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नेक्स्ट में आई प्रिंट कर दूं, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पता चलेगी इंडेक्स की। देखिएगा ये देखें, एस की इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, वाई की इंडेक्स वैल्यू क्या है 1 2 3, स्पेस की इंडेक्स वैल्यू 4 है। ये आपको पूरी इंडेक्स वैल्यू दिख रही है उसकी गाइस।
Yes, sir. आई इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से चल रहा है, तो इसलिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में उस वेरिएबल के साथ उसको पास करना पड़ा ताकि वो उसकी इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू उठाए। ठीक है, ऊपर वाले में मुझे ऐसा कुछ करना नहीं, मैंने डायरेक्ट ही उस वेरिएबल पर लगा दिया था, तो अब वो वेरिएबल में सिर्फ करेक्टर देखेगा, लेकिन देखेगा इंडेक्स वैल्यू वाई सी, सिर्फ करेक्टर उठा के लेके आएगा। तो वहां पे मुझे ये काम करना नहीं पड़ा। इसको अब कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। ये भी वही आउटपुट लेकर। क्लियर है? अच्छा, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा और लगेगा भी। इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। ये लूप ऐसी चीज है, सर ये इस लूप के बगैर कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता। कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप लूप यूज नहीं करेंगे, आपका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। आपके प्रोजेक्ट में कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा आएगा जहाँ पे आपको लूप लगाना जरूरी होगा। मैंने आज तक कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बना जिसमें लूप ही यूज ना हो। मैंने हर प्रोजेक्ट में लूप यूज करे, और लूप एक बार यूज नहीं होता, हजारों बार यूज होता है प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो हर सिनेरियो अलग अलग होता है, तो वहाँ वो लूप लगाते हैं। कभी करेक्टर पे लगाते हैं, कभी वेरिएबल पे लगाते हैं, कभी लिस्ट पे लगाते हैं, कभी टपल पे लगाते हैं, कभी सेट पे लगाते हैं, कभी डेटा पे लगाते हैं। बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ पे हमें लूप लगाना पड़ता है। क्लियर है? सर ये थोड़ा सा लेंथ वाले के बारे में बता दें, इसकी सही से समझ। यहाँ जो मैंने लिखा है लेंथ नेम, ये आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा इस वेरिएबल की कि इसमें लेंथ कितनी है, मतलब इसमें कितने कैरेक्टर हैं, उनकी लेंथ क्या है, ये आपको ये रिटर्न करेगा। सही है? तो ये आपको रिटर्न कर देगा 17। फॉर एग्जाम्पल यस सर। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं लिख रहा हूँ प्रिंट len लेंथ, और लेंथ के अंदर मैंने वेरिएबल पास कर दिया कि इस वेरिएबल की लेंथ बताओ, इसमें कितने कैरेक्टर है। तो ये मुझे प्रिंट करके इसकी वैल्यू देगा। कितने दे रहा है? 18। अगर अब हम गिने, 0 मतलब कैरेक्टर में ना, लेंथ में 0 से स्टार्ट नहीं होता, लेंथ में टोटल कैरेक्टर गिनता है। जाहिर सी बात है, 0 कैरेक्टर गिनेगा तो वो सेंस नहीं बनता। 0 इंडेक्स वैल्यू में आता है, लेंथ में ये आपको टोटल कैरेक्टर काउंट करके बताएगा। ठीक है, 1 2 Yes. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये लास्ट वाला 18। तो टोटल हमारे पास इसमें जो कैरेक्टर हैं वो है 18। तो ये आपको रिटर्न करेगा न्यूमेरिक वैल्यूज। तो वो न्यूमेरिक वैल्यू मैंने कहाँ पास कर दी? मैंने पास कर दी रेंज वाले फंक्शन में। ये देख रहे हैं रेंज? Yes. याद है जब हमने ऊपर टेबल प्रिंट करा तो हमने यहाँ 10 दिया था, 5 दिया था, 100 दिया था। याद है आपको? न्यूमेरिक वैल्यू दी थी मैंने। यस सर। यस सर। लेंथ वाला जो है ना, ये वहां से गेट करके न्यूमेरिक वैल्यू देगा रेंज को, ये देगा 18। अब इसको पता चल गया इसने 0 से 17 तक चलना है। समझ रहे बात को? क्योंकि लूप में लग गया है, तो लूप में इंडेक्स वैल्यू से चलेगा। तो अब ये चलेगा 0 से 17, तो ये टोटल 18 बार चलेगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा आई। तो क्या करेगा? फर्स्ट टाइम जो आई की वैल्यू होगी 0 होगी, तो ये क्या करेगा? नेम में इस तरीके से अगर मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूँ 0, तो ये इसकी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको प्रिंट करेगा। फिर अगर मैं 1 कर दूँ तो 1 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 कर दूँ तो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। तो लूप में भी इसी तरीके से चल रहा है। सेम चीज मैंने लिखी है, लेकिन यहाँ पे 0 1 2 वेरिएबल पास कर दिएगा, खुद ब खुद उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो वो ऑटोमेटिकली नई वैल्यू इंक्रीमेंट के साथ उठाता रहेगा। तो इस तरीके से इसमें मैंने इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से काम करा है, इसमें डायरेक्ट कैरेक्टर के हिसाब से काम कर दिया। क्लियर है? यस सर। प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। आप दोनों चलाइएगा, दोनों में चेक करिएगा एक एक करके, आपके पास क्या डिफरेंस आ रहा है, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है आप। अच्छा, ये वाला मैं हटा कमेंट कर देता हूँ, ये अनकमेंट करता हूँ। अच्छा, अभी जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो वर्टिकल ऑर्डर में आ रहा है, हर कैरेक्टर एक अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो यहाँ पे कॉमा लगा के मैं लिखूंगा एंड इक्वल टू दिस। अब ये क्या करेगा? एक ही लाइन में आउटपुट दे देगा मुझे। ये देखें, ये आउटपुट आपका एक ही लाइन में आ गया। कॉमा लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ये क्या करता है? लाइन को, एंड जो होती है ना, फर्स्ट लाइन की एंडिंग हो गई, उसमें
इसका मतलब है कुछ भी नहीं देना, कोई स्पेस भी नहीं देना। तो ये स्पेस नहीं करेगा, उसी के साथ नेक्स्ट लाइन को उसी के साथ कंबाइन कर देगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा दूं जिससे ये सेपरेट हो जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं दे दूं इक्वल टू। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करेगा, उसकी लाइन के आखिर में इक्वल टू लगा देगा, फिर दूसरी लाइन भी उसी लाइन के इक्वल टू का आगे प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। ये देखा आउटपुट, ये देख रहे हैं आप आउटपुट, एस के बाद इक्वल टू आया, वाई के बाद इक्वल टू, एन के बाद इक्वल टू, तो ये इक्वल टू लेके आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं हर करेक्टर में स्पेस आ जाए तो आप सिंपल स्पेस दे देंगे, तो हर करेक्टर के साथ स्पेस आ जाएगा। ये देखें स्पेस के साथ आने लग गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं डैश लगा दूं तो ये डैश के हिसाब से आना शुरू कर देगा। ये देखें, और अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ भी ना है, बस प्रॉपर एक ही लाइन में फॉर्मेट में आए, तो आप जस्ट इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे, तो ये प्रॉपर एक ही लाइन में जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपके आउटपुट में शो हो जाएगा। सिर्फ एंड वाला फंक्शन क्या करता है, आपकी न्यू लाइन पे नहीं जाता, एक ही लाइन में सब चीजें प्रिंट कर रहा होता है। क्लियर है गाइस? यस ओके, आज यहीं तक रखते हैं। अभी लूप का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, लूप का टॉपिक बड़ा टॉपिक है, और मेरे ख्याल से कल की क्लास भी लगेगी, और हो सकता है इसके बाद वाली क्लास भी लगे लूप पे। ठीक है, तो अभी तक जितनी मैंने प्रैक्टिस कराई इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, और कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग लगे, कंफ्यूज करे, पहले तो आप लोग प्रैक्टिस करें, और फिर मुझसे पर्सनली पूछ लिया। अगर कहीं आप स्टक हो, कोई एरर आ रहा हो आपके लूप में, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, तो मैं आपको बता दूंगा आप क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है गाइस? ठीक है सर। अपना ख्याल रखें, ठीक है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।